इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 में हम देखेंगे मार्केट और उसके कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट मैंने इसके पहले ही दिए हुए हैं, तो अगर आपने वो पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आज मार्केट एंड इट्स फॉर्म्स के बारे में, कि मार्केट क्या होता है और कितने तरह का मार्केट होता है। इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे चर्चा करूँगा, जिससे आपको अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि किस जगह के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, SBI PO जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर बैंक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो आपका एक सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस वाला, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एक टर्म स्पेसिफिक होते हैं, या फिर जब कभी आप इंग्लिश वगैरह के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ भी आपको इकोनॉमी बेस्ड पैराग्राफ वगैरह मिलते हैं। तो अगर आपको इन टर्म्स के बारे में जानकारी रहती है, क्या टर्म्स है, मतलब क्या है, तो काफ़ी आसान होता है चीज़ों को समझना। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंटरव्यू के दौरान होता है। अगर आपको अच्छी साउंड नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आप दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही होंगे इसकी इंपॉर्टेंस कितनी अधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि व्हाट इज मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट क्या होती है। तो मार्केट देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ कि अ सेटअप वेयर 2 और मोर पार्टीज इंगेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मार्केट। मतलब ऐसा सेटअप जहाँ पे 2 या अधिक पार्टीज किस चीज में इंगेज होती हैं, एक्सचेंज में। किसका एक्सचेंज में? या तो कोई गुड्स होगा, गुड्स मतलब कोई सामान, कोई सेवा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन। अगर उसका एक्सचेंज हो रहा है और जो भी सामान आपको दिया जा रहा है आप उसके बदले में पैसा दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसके बदले में आप कुछ पैसा दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक तरीके का मार्केट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा है आइडियली अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग। कहने कि आइडियली कहा जाता है कि मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ पे 2 या अधिक पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कुछ खरीदते हैं और कुछ उसको बेचते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे चित्र अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक व्यक्ति ये है जिसने अपनी एक शॉप खोल रखी है, ये बेच रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे फल, सब्जियां, ये सारी चीजें, और ये लोग क्या है, इसको खरीद रहे हैं। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों को प्रदान कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। मतलब वो इसको बेचता है। ओके, और ये जो लोग हैं जो खरीदने जा रहे हैं, ये क्या है? बायर। ध्यान रखिएगा, बायर ऐसा नहीं कि इन सारे सामानों को ले लेंगे, बल्कि इसके बदले में जितना ये प्राइस बताएगा उतना प्राइस देंगे, फिर ये उस सामान को लेंगे। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो एक्सचेंज कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा ही। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे मार्केट क्या है, बायर क्या है, सेलर क्या है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट कितने प्रकार की होती हैं, या फिर क्या कुछ यहाँ पे मैटर करता है जिसके आधार पे हम मार्केट के फॉर्म्स को बनाते हैं। लिखा हुआ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इज मेनली डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर्स, कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे मार्केट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पहला क्या है? नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ बायर, कितने लोग खरीदने वाले हैं और कितने लोग बेचने वाले हैं। ओके, इनके आधार पे ये एक सबसे बड़ा कारण है इस स्ट्रक्चरिंग में, जो हेल्प करते हैं किस तरह की मार्केट है। ये हम देखते हैं बायर और सेलर के द्वारा भी। फिर क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी, जो भी कमोडिटी मार्केट में उपलब्ध है उसका नेचर क्या है, किस तरह की कमोडिटी है। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि ये भी आपके थोड़े से रीजंस हो सकते हैं, जो भी गुड्स बेचे जा रहे हैं उनकी मोबिलिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के भी हम मार्केट को अलग अलग लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं। और अगर मैं बात करूं कि 3 कौन सी फॉर्म्स होती हैं मार्केट की, तो मेनली तो मैं इन्हें 2 फॉर्म में ही रखता हूं। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और उसी के अंतर्गत आपका मोनोपोली भी आता है। कहीं कहीं पे आपको 3 टाइप देखने को मिलता है। तो हम पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में यहाँ पे मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, एक एक को लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन बताता हूँ, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन बताता हूँ। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत 4 और टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर आप का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा और आपको क्लियर रहेगा आइडिया, कि आगे से जब भी कुछ पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब
क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है इन क्लासिकल थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अभी इसके नीचे अंडरलाइन है जिसका मतलब यहाँ पे बताया गया है, इसका मतलब क्या होगा या यहाँ पे जो ये लिखा है ये इससे तात्पर्य क्या निकलेगा। इट इज अ मार्केट इन विच अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसेस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड सेल देम एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। मतलब परफेक्ट कंपटीशन को कहते हैं क्लासिकली, वैसे तो एग्जिस्ट करती नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं कि जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर भी होंगे सेलर भी होंगे, ना तो बायर की कमी होगी ना तो उन्हें बेचने वालों की कमी होगी, ना तो खरीदने वाले कम ना तो बेचने वाले कम, दोनों ही आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं। ओके, उसे हम क्या कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें एक कंडीशन और भी है कि वहां पे जो प्रोडक्ट्स बिकेंगे, जो गुड्स बिकेंगे वो कैसे होंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक ही तरह के गुड्स बिकेंगे एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। मतलब दोनों, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ, चलिए एग्जांपल ले लूँ, मिल्क की ले लूँ, एक व्यक्ति है ए, वो भी आपका दूध बेच रहा है, बी है वो भी दूध बेच रहा है, सी है वो भी दूध बेच रहा है, और सबकी कीमत जो है आपकी फिक्स रहेगी कि 40 रुपये लीटर ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये आपका क्या होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कोई भी बायर यहाँ पे आता है, मान लेता हूँ यहाँ पे एक एक्स बायर कोई आएगा यहाँ पे दूध लेने के लिए, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किसके पास जाएगा, सी के पास या फिर बी के पास या फिर ए के पास। उसके पास डेविएट होने का ऐसा कोई कारण नहीं रहेगा कि नहीं भाई ए 1 रुपये कम बेच रहा है 39 रुपये में, नहीं, ये भी 40 में, ये भी 40 में, ये भी 40 में, ये भी दूध बेच रहा है, ये भी और ये भी। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम, परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहेंगे। ओके, मेरे ख्याल से परफेक्ट कॉम्पिटिशन अब आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स का क्या कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब क्या होता है। लिखा हुआ, विद सो मेनी मार्केट प्लेयर्स इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी वन पार्टिसिपेंट टू अल्टर द prevailing price in the market. If they attempt to do so, buyers and sellers have infinite alternatives to pursue. मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने अधिक बायर और सेलर्स होते हैं कि किसी एक व्यक्ति, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, मतलब चाहे वो खरीदने वाला हो चाहे वो बेचने वाला हो, कोई एक व्यक्ति भी अगर कुछ गलत करेगा तो उसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट डिस्टर्ब नहीं होता है। समझ रहे हैं, मतलब मान लेते हैं कि ए अगर अपनी कीमत को कर देता है, नहीं भाई मैं 45 रुपए में बेचूंगा, तो ए के 45 रुपए में बेचने की वजह से ये जो एक्स है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भाई बेचते रहो बैठ के 45 रुपए, कोई खरीदेगा नहीं, ये आके 40 रुपए वाले सामान को खरीद लेंगे। क्यों, अभी तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे यहाँ पे इनफाइनिट नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं। तो कोई एक व्यक्ति अगर जो मार्केट का ट्रेंड है उससे अलग चलता भी है तो मार्केट के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अकेला ही होता है और पूरी मार्केट में सारी चीज़ें सेम होती हैं। इसी तरह अगर कोई एक कस्टमर आ जाए या कोई एक बायर आ जाए, वो कहे नहीं मुझे 35 रुपए में ही लेना है तो लूंगा वरना लूंगा ही नहीं, तो इस एक कस्टमर के लिए ये लोग अपने दाम को कम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक कस्टमर अगर चला भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर उनको मिलेंगे जो कि सेम प्राइस पे उनसे ये सारी वस्तुएं खरीदेंगे। तो ये बात आपको समझ में आएगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होने का फायदा क्या है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है कि वो प्राइस को या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी में कोई भी इफेक्ट ला सके। ए कह दे नहीं मेरे पास तो दूध खत्म ही है, बस 1 लीटर बाकी है तो 60 रुपये में बेचूंगा, कोई बात नहीं भाई तुम 60 रुपये में बेचो, कोई लेगा नहीं, बी वाले से जाके ले लेंगे, सी वाले से जाके ले लेंगे, डी वाले से जाके ले लेंगे। क्यों, सब लोग मिलकर ही दे रहे हैं, 40 रुपए में ही दे रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है यहाँ पे समझिएगा, लिखा भी है, पढ़ सकते हैं आप, कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे सभी लोग दूध ही बेच रहे हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था ना ABC वाला, कि ए बी और सी सभी लोग मिल्क ही बेच रहे हैं, सेम क्वालिटी का मिल्क सब लोग बेच रहे हैं। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से ए अगर उससे ज़्यादा में भी माल बेच रहा है, 42 रुपये में अगर बेचेगा इस दूध को, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बायर्स फिर इससे लेंगे नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो विल बाय फ्रॉम द फर्म सेलिंग एट अ हायर प्राइस, कि कोई भी अगर अधिक प्राइस पे भी बेचेगा तो कोई लेगा नहीं। क्यों, बी भी वही दूध बेच रहा है, सी भी वही दूध बेच रहा है और 40 रुपए में मिल रहा है, तो 42 रुपए खर्च करके कौन लेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर ये होमोजीनियस नहीं होता, नहीं ए कहता कि नहीं मेरे पास जो मिल्क है वो एकदम 100% प्योर है, इस बात की गारंटी है, ओके, बी कहेगा नहीं मेरे पास 90% प्योर मिल्क है, सी कहता है मेरे पास 80% प्योर मिल्क है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस होने से बायर भटक सकता है कि हाँ उसको 100% शुद्ध दूध चाहिए, 90% चाहिए, 80% चाहिए, तो इसमें हो सकता है। लेकिन अगर सबके पास 100% शुद्ध दूध है, इस बात की गारंटी है, तो फिर अगर ये 42 रुपये में बेचेगा तो इसको सब बाइकआउट कर देंगे, कोई लेगा नहीं।
समझ गए होंगे आप। चलिए एक बात और है इसमें, क्या है कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन जिस भी मार्केट में होता है उस मार्केट की एक खासियत होती है कि वहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है फर्म्स की। मतलब कोई भी फर्म वहां पे आसानी से आ सकती है, कोई भी अवरोध नहीं होता है, ना तो कोई फॉर्मेलिटी होती है, ना तो पहले से कोई प्री डिसाइडेड रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आसानी से आ भी सकती है और आसानी से जा भी सकती है, दोनों में ही उसको आज़ादी होती है और कोई भी रुकावट वहां पे नहीं होती है। ये लिखा हुआ द इम्प्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज दैट नो फर्म कैन अर्न अबव नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब वही बताया कि अगर कोई फर्म ऐसी नहीं है कि वो कहेगी कि नहीं मैं तो भाई 40 नहीं 42 रुपए में बेचूंगा, तो अबव नॉर्मल प्रॉफिट जो 40 रुपए का चल रहा है, अगर उस पर सबको 2 रुपए का प्रॉफिट है तो कोई भी उस पर 5 रुपए का प्रॉफिट नहीं बना सकता है प्राइस को बढ़ा करके, ओके, इन द लॉन्ग रन। इन अदर वर्ड ईच फर्म earn just normal profit, that is minimum profit which is necessary to carry on the business। मतलब अगर सबको 2 रुपए मिले सबको ही 2 रुपए मिलेंगे, किसी को 3 रुपए नहीं मिलेगा। यही क्या होता है, मिनिमम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता है। कहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन में किसी को 2 किसी को 10 रुपए ऐसा प्रॉफिट नहीं दिखेगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक टर्म है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। कई बार आपको देखने को मिल जाता है, कोई लोग कहते हैं कि प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में अंतर बताइए क्या होता है। कई बार हो सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है समझिएगा कि प्योर कंपटीशन का मतलब वही सारी चीजें जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, कि मतलब वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डाल सकता है, कोई एक व्यक्ति की वजह से मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, ये सारी चीजें होती हैं प्योर कंपटीशन के अंतर्गत। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, प्योर कंपटीशन पूरा का पूरा आ जाता है, तो परफेक्ट कंपटीशन के साथ कुछ चीजें और जुड़ती हैं। जैसे आप कह लीजिए इसमें कहते हैं कि परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, परफेक्ट मोबिलिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक से टर्म और जुड़ जाते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन जब भी आपका यूज होगा एक ब्रॉड वे में यूज होगा, और प्योर कंपटीशन एक स्ट्रिक्टेड वे में यूज होता है। बस यही छोटा सा डिफरेंस है, और अगर पूछा जाएगा तो आप इसे आसानी से बता पाएंगे। ओके, तो ये तो था हमारा पहला एक टर्म जिसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। इसकी क्या खास बातें थी आप समझ लीजिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी फर्म की, और कोई भी एक इंडिविजुअल चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता है, और सारे लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट ही बेचेंगे और सेम प्राइस पे या यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचेंगे। ये होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन का मेथड। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं नेक्स्ट फॉर्म की, तो उसे कहेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। मतलब क्या है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन इज कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी सेलर्स बट दे आर सेलिंग हेट्रोजीनियस गुड्स एज अपोज टू द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिनेरियो। जैसे हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन सब लोग दूध बेच रहे, सब लोग दूध ही बेच रहे थे सेम क्वालिटी का, लेकिन जब इनपरफेक्ट कंपटीशन आएगा तो ऐसे में जो सेलर्स होंगे वो कैसा बेचेंगे, हेट्रोजीनियस गुड्स बेचेंगे, मतलब अलग अलग गुड्स बेचेंगे। कोई दूध बेचेगा, कोई लस्सी बेचेगा, कोई कुछ और बेचेगा, पनीर बना के बेचेगा, होगा सब डेयरी प्रोडक्ट ही, लेकिन सब अलग अलग बेचेंगे। तो सब अलग अलग बेचेंगे, दूध 40 रुपए में मिलेगा, दही 30 रुपए में मिलेगी आपको, पनीर आपको 250-300 में मिलेगा, तो सबकी प्राइस अलग अलग होगी। इसीलिए इसे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। और इसके 4 टाइप्स होते हैं, चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। मोनोपोली, ओलिगोपोली, फिर क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर क्या है मोनोप्सनी। ठीक है, ये आपके 4 टाइप्स हैं। चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, सबकी क्या खासियत है, और ध्यान से देखिएगा इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोप्सनी के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता भी होता है कि मोनोप्सनी क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल तो बहुत कम लोग ही समझा पाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आगे के पार्ट। तो सबसे पहले मोनोपोली देखते हैं कि मोनोपोली का मतलब क्या है। इन अ प्योर मोनोपोली, एकदम शुद्ध रूप में अगर मोनोपोली की बात करें, देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ पर्टिकुलर गुड और सर्विस एंड जनरली नो रीजनेबल सब्सटीट्यूट। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू फर्म टू इंटर द मोनोपोली मार्केट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोनोपोली का मतलब क्या होगा हिंदी में अगर आपको बताऊं मैं, कि जैसे कह लीजिए एक छत्र राज्य हो जाएगा, कि जो सेलर होगा किसी भी पर्टिकुलर गुड का या सर्विस का, चाहे वो सेवा हो चाहे वस्तु हो, वो उसका इस पूरे इलाके में केवल वही आदमी होगा जो उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को बेचेगा, और उसका कोई कॉम्पिटिटर मौजूद ही नहीं होगा मार्केट में। तो ये क्या कहलाता है, मोनोपोली। अब तो जो बेच रहा है
उसी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी प्राइस रखता है पर्टिकुलर जो भी गुड या सर्विस वो दे रहा है उसकी। अगर वो कहता है 100 रुपये में देना है तो भाई जिसको चाहिए होगा, वो वस्तु चाहिए होगी, वो सेवा चाहिए होगी, 100 रुपये देगा और उस वस्तु को लेगा। जिसे नहीं चाहिए होगा वो कहेगा 90 रुपये, तो कहेगा मैं 90 रुपये में क्यों दूंगा, 100 रुपये में लेना है लो। वरना आपके पास उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि चलो तुम नहीं दे रहे, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता था कि चलो तुम 41 रुपये में दे रहे हो, 45 रुपये में तो मैं बगल वाले से ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे बगल वाला कोई मौजूद ही नहीं होता है। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बगल वाले की जगह है वो बनना ही बहुत कठिन होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू फर्म टू इंटर द मोनोपोली मार्केट। बहुत ही कठिन काम होता है मोनोपोली मार्केट में इंटर करना। इन सच मार्केट सिस्टम द मोनोपोलिस्ट इज एबल टू चार्ज वट एवर प्राइस दे विश ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। यही बता रहे हैं कि जो भी मोनोपोलिस्ट होता है, जो व्यक्ति होगा, जो सेलर होगा मोनोपोली में, वो जो भी प्राइस तय करेगा उसी पे उसको सामान बेचना है और जिसको लेना होगा उसी पे लेगा। क्यों? वहाँ पे कंपटीशन नहीं, कोई भी उसके बगल खड़ा होकर वो सामान नहीं बेच रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, अगर मान लेता हूँ कि एक बाजार ले लेता हूँ जिसमें एक, अगर छोटी सी बाजार की बात करूँ, वहाँ पे समझाने का प्रयास करूँ, वैसे तो मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी नहीं, लेकिन एक बाजार में है, एक ही व्यक्ति उसमें आलू बेच रहा है। ओके, तो अगर आप जा रहे हैं वहां पे आलू लेने के लिए, तो वो कहता है भाई आलू मैं 50 रुपए किलो बेच रहा हूं, और आपको पता है कि बाजार में और किसी के पास आलू नहीं है, तब अगर आपको आलू लेना है तो 50 रुपए केजी में ही आपको आलू खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं। हाँ, उसी के बगल 10 और आलू वाले होते तब वो भी 50 रुपए में नहीं, वो भी 10 रुपए या 5 रुपए में बेचेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 50 में बेचेगा तो बाकी लोग सस्ते में बेचेंगे, उसका कौन लेगा। लेकिन मोनोपोली में तो भाई वही सर्वे सर्वा है, एक छत्र राज्य उसका है, तो क्या करेगा, चाहे जितने में बेचे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो चाहे जितने में बेचेगा, अब कहेगा आलू 50 रुपए नहीं, मैं 5000 रुपए किलो में बेचूंगा, तो अगर ऐसा करेगा वो, तो वो भी भूखों मरेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बट देयर ओवरऑल रेवेन्यू विल बी लिमिटेड बाय द एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ कस्टमर टू पे देयर प्राइस। अब भाई मेरे पास 5000 रुपये नहीं होंगे तो मैं कहाँ से आलू खरीदूंगा। मैं कहूँगा चलो भाई आलू खाऊंगा ही नहीं, छोड़ो, इतना महंगा है तो खाने की जरूरत नहीं। तो अब आप अगर 1 किलो या 10 किलो आलू लेके बैठे तो दिन भर बैठे ही रहें, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आपके 5000 रुपये रखने का भी कोई मतलब यहाँ तुक बैठेगा नहीं। तो जो मोनोपोलिस्ट होगा वो भी ऐसी कीमत को तय कर रखेगा कि जिसमें आप उसको कुछ कस्टमर मिले, और ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम सस्ता करके बेचेगा, ना तो बहुत ज़्यादा महंगा करके बेचेगा। इसीलिए यहाँ पे जो रेवेन्यू होगा कैसा होगा, लिमिटेड होता है। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें समझना। कुछ और फीचर्स होते हैं इसके, क्या देख लीजिए। पहली बात तो सिंगल सेलर होता है, एक ही व्यक्ति होगा बेचने वाला। अब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट वो बेचेगा उसके जो सब्सटीट्यूट होते हैं, जैसे चाय का सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है, कॉफी। चाय आप महंगी कर दीजिए तो कॉफी लोग पीने लगेंगे, पेप्सी आप महंगी कर दीजिए तो कोका कोला पीने लगेंगे। तो ये सब्सटीट्यूट मौजूद हैं मार्केट में। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, जो जहाँ पे मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्ट होगा, उसका जो गुड होगा या जो सर्विस होगी वो क्या होगी, उसके सब्सटीट्यूट मिलना मुश्किल होगा या बहुत ही रेयर होगा। ओके, डिफिकल्ट एंट्री ऑफ न्यू फर्म, किसी और को उस मार्केट में घुसने नहीं देगा। ओके, ये सबसे बड़ी बात है। निगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर, निगेटिवली स्लोप्ड क्यों होगा, आप समझ ही गए होंगे ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताई कि अगर वो बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ा देगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा वो अपनी जो वस्तु है उसको कम कर ले कि भाई मेरे पास सप्लाई ही नहीं है इसलिए मैं बहुत महंगा बेच रहा हूँ तो लोग खरीदने लगेंगे। नहीं खरीदेंगे भाई, 5000 रुपये नहीं होगा तो कहाँ से खरीदेंगे। फिर क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही होगा। अगर उसको लगेगा, अगर आप गर्जमंदे हैं, आपको लगता है कि नहीं, अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको 1 हफ्ते आलू ही खानी है, ओके, तभी आप जिंदा रह सकते हैं, तो उस केस में तो 5000 का मिलेगा तो भी आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें होता है। ओके, फिर यहाँ पे एक बात और क्या इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल, अगर आप अपने रियल लाइफ में एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोपोली का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी नहीं प्योरली, ओके, प्योरली नहीं एग्जिस्ट करेगी। जैसे आप कह सकते हैं रेलवे, हमारे यहाँ पे रेलवे है वो केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न होती है, प्राइवेट कोई भी रेल चलती नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कहेगी भाई रेलवे से चलना है तो सबका किराया मैं 100 गुना कर दूंगा, तो कोई चलेगा नहीं। क्यों? सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं। लेकिन जैसे अब आपको यहाँ से चेन्नई जाना है या फिर यहाँ से कोलकाता जाना है, तो फिर आप या तो एरोप्लेन लेंगे, फिर ये अगर इतना टिकट महंगा कर दी गवर्नमेंट कि एरोप्लेन की टिकट से भी महंगी हो जाएगी, तब क्या करेंगे लोग, एरोप्लेन से चले जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का समझ सकते हैं मोनोपोली का एग्जाम्पल है कि
रेलवे के क्षेत्र में और कोई उसका कॉम्पिटिटर मौजूद ही नहीं है। अगर आपको चलना है रेलवे से तो जो तय कीमत है उसको देकर के चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हम इंडियन रेल से नहीं जाएंगे, हम दूसरे किसी और की रेल से चले जाएंगे क्योंकि उसके टिकट के दर सस्ते हैं। भाई टिकट के दर तो इंडियन रेलवे ही तय करेगा और जितना तय करेगा आपको देना पड़ेगा अगर आपको उससे चलना है तो। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मोनोपोली का मतलब। एक्चुअली में प्योरली मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली का मतलब क्या है? अगर हम मोनोपोली में थोड़ी सी ढिलाई बरत दें तो वही बन जाता है ओलिगोपोली। ओके, मोनोपोली जैसा होता है एक सेलर होगा, ओलिगोपोली में क्या होता है फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू का मतलब ऐसा भी नहीं कि 1000, 100, लाख, ऐसे 5, 8, 10 ऐसे सेलर्स होंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं और सिंगल भी नहीं, उसे क्या कहेंगे? ओलिगोपोली। यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी डिफरेंस इज दैट रादर देन हैविंग ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ गुड और सर्विसेज देयर आर हैंडफुल ऑफ प्रोड्यूसर्स और एटलीस्ट अ हैंडफुल ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट मेक अप अ डोमिनेंट मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन इन द मार्केट सिस्टम। मतलब कोई एक व्यक्ति ही नहीं होगा लेकिन बहुत ज्यादा लोग भी नहीं होंगे, इतने होंगे कि सब एक दूसरे से थोड़ा बहुत कंपटीशन में रहेंगे और एक दूसरे की वजह से ही मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लिखा हुआ है व्हाइल ओलिगोपोलिस्ट डू नॉट हैव द सेम प्राइसिंग पावर एज मोनोपोलिस्ट। जैसे मोनोपोलिस्ट के पास प्राइसिंग पावर है वैसे ओलिगोपोलिस्ट के पास पावर नहीं होती। लेकिन इन केस अगर सारे के सारे लोग जितने भी ओलिगोपोली में है, जैसे एग्जांपल दे दूं मैं, टेलीकॉम क्षेत्र का एग्जांपल ले लीजिए। जैसा हुआ अभी हमारे पास कौन आया? जियो आया। जियो आने से पहले आप सोचिए क्या होता था। जब तक जियो नहीं था हमारे पास तब तक क्या था कि जितने भी हमारे पास सर्विसेज थी, एयरटेल हो गया या फिर आपकी आइडिया कंपनी हो गई, जितने भी हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वोडाफोन हो गई, सब के अपने अपने प्लान थे। और अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं, बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं, कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिनको आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। यही सारी टेलीकॉम कंपनियां आपको 300 रुपये में या फिर 400 रुपये में, आप लोगों को पता होगा, कराते रहे होंगे, आपको 1 GB का डेटा 30 दिन के लिए देती थी। मतलब 30 दिन में 1 GB आपको मिलता था 300 रुपये, 400 रुपये में। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो क्या था, ऐसा नहीं था कि कोई कंपनी दे नहीं सकती थी इससे सस्ता, लेकिन सबकी एक समझ लीजिए अंदरूनी मिली भगत थी कि भाई कोई कम करेगा तो दूसरे का भी कम होगा। तो एक तरीके से अंदरूनी मिली भगत कह सकते हैं। सब लोगों ने मिलकर के दाम डिसाइड कर रखे थे। हाँ, 2-4 रुपए आगे पीछे हो तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई 300 रुपये में 1 GB की जगह पे आपको 30 GB देने लगा। ऐसा भी आपको देखने को नहीं। किसी का प्लान 300 का होगा तो किसी का 280 का होगा, किसी का 320 का होगा, ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, लेकिन जब जियो ने मार्केट में एंट्री की तो उसने थोड़ा सा ट्रेंड तोड़ा। अब उसने अगर फ्री कर दिया तो ज्यादातर जो यूजर्स है सब उसी की तरफ चले गए। तो अब उसकी वजह से क्या हो गया, आज की सिचुएशन को देखिए तो आज आपको इसी 300 रुपये में बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे जो आपको 300 रुपये में 30 GB देंगे 30 दिन के लिए। जो आपको 1 GB देते थे पूरे महीने के लिए, वो 1 GB का डेटा अब आपको 1 दिन के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि एक नया कॉम्पिटिटर आ गया जिसने पूरी मार्केट को हिला दिया। ओके, तो अगर ओलिगोपोली का मतलब, इस एग्जाम्पल का मतलब बताने का यही है कि अगर ओलिगोपोली में जितने भी सेलर्स हैं अगर वो एक दूसरे से मिल लेंगे तो वो मार्केट की प्राइस को बांध सकते हैं। वो एकदम डिसाइड कर सकते हैं कि अब 300 रुपये में 1 GB ही देना है भाई, अब इसी के आसपास रहना है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना वरना सबको नुकसान होगा। ओके, तो ये होता है क्या, ओलिगोपोली। अभी शायद पिछले साल एक न्यूज भी आई थी कि सीमेंट की कंपनियां कुछ 8-10 थी जिन्होंने मिलकर के सीमेंट की प्राइस को एकदम फिक्स कर रखा था कि सबकी सीमेंट की प्राइस लगभग सेम थी, जो कि कंपटीशन जो मार्केट का होता है उसके विरुद्ध था ये। तो उसके खिलाफ जो है उन सारी कंपनियों पे करोड़ों का जो है जुर्माना हुआ था। मैंने आपको करंट अफेयर जब बताया था शायद उसमें ये न्यूज बताई थी, जहां तक मुझे याद है। तो आपने अगर देखा होगा तो आपको भी याद होगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन द इंडस्ट्री इज डिफिकल्ट। मतलब यहाँ पे जो एंट्री होती है नए फर्म की वो क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना आसान भी नहीं है। ओलिगोपोली में कौन कौन आते हैं, जैसे स्टील के जो भी प्लांट्स वगैरह हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए जो खाद वगैरह बनाती हैं, ये सारी जो कंपनियां थी ये सारी ओलिगोपोली में थी। कोई एक नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। ओके, ऐसी बात होती है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है। बहुत ही बढ़िया है। मोनोपोलिस्टिक क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका,
मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का, दोनों का ये समझ सकते हैं कि ये मिक्सचर है। मतलब क्या है, दोनों का मतलब मोनोपोली से क्या लिया गया है और परफेक्ट कंपटीशन से क्या लिया गया है। देखिएगा कि लाइक अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम देयर आर न्यूमरस कंपटीटर्स इन द मार्केट। द डिफरेंस इज दैट ईच कंपटीटर इज sufficiently differentiated from the others that some can charge greater prices than a perfectly competitive market। मतलब क्या कि जैसे हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे बायर और सेलर्स होते हैं। वैसे भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी कोई एक सेलर नहीं होगा, बहुत सारे सेलर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता कि सब यूनिफॉर्म प्राइस पे होंगे। सब के जो गुड्स होते हैं या जो सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी हर एक सर्विस की अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कीमत वसूल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, कंपटीशन एक दिया गया है किसका, मार्केट फॉर म्यूजिक, कि जैसे जो म्यूजिक का मार्केट होता है। वाइल देयर आर मैनी आर्टिस्ट, ईच आर्टिस्ट इज डिफरेंट एंड इज नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड विथ अनदर आर्टिस्ट। जैसे मोनोपोली में क्या होता है कि जो भी गुड या सर्विसेज होती हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल होता है। वैसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री को देखिए, तो आपके पास अगर सिंगर है तो सभी लोग गाएंगे ही गाएंगे, लेकिन सबकी आवाज़ अलग है, सबका अपना एक अलग सुर लय ताल होता है। इसी हिसाब से सबकी कीमत अपनी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि जो पैसा एक गायक लेगा वही दूसरा लेगा, सबके अपने अपने अलग अलग प्राइसेस होते हैं। इसको दूसरे टर्म में भी अगर आप समझना चाहें तो जैसे मोबाइल मार्केट की मैं बात कर लूँ, सब लोग मोबाइल बेचते हैं, मोबाइल की बहुत सारी कंपनियां हैं, सब लोगों के सेम फंक्शंस होते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं, एप्पल के फ़ोन 70,000 के होंगे, अगर यहाँ पे आएंगे मोटोरोला के फ़ोन या सैमसंग के फ़ोन तो 50-60 हज़ार के होंगे। तो यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है फीचर्स अलग अलग होंगे या सेम हो, लेकिन सब के अपने अलग ब्रांड हैं। तो एक तरीके से मोनोपोली भी होता है कि अगर आपको एप्पल का फ़ोन चाहिए तो 70,000 रुपये देना पड़ेगा, उसका अपना ब्रांड है, उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, के अपने फीचर्स हैं। अगर वो आपको चाहिए 70,000 रुपये दीजिए, और कोई चाहिए तो आपके पास और भी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में केवल एक ही मोबाइल फोन अवेलेबल है। इसे क्या कहेंगे हम, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ गए होंगे आप। फोर्थ क्या है, मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी का मतलब क्या होता है कि ये आपका एक टाइप है। अभी तक हमने सेलर की बात की, मतलब जो प्रोडक्ट को बेचता है उसकी बात की। ये आपका एक तरीके से मोनोपोली है, लेकिन मोनोपोली किसकी साइड से, बायर की साइड से। मोनोपोली में हमने देखा था कि एक सेलर होता था और बहुत सारे बायर्स होते थे, लेकिन मोनोप्सोनी में क्या होता है, केवल एक बायर होता है। ये यहाँ पे लिखा है, रिफर टू एज अ बायर्स मोनोपोली। मतलब एक बायर होगा आपका, एक खरीदने वाला होगा, और बेचने वाले जितने होंगे, सेलर कह लीजिए, वो बहुत सारे आपके होंगे। तो ऐसी मार्केट जो होती है उसे क्या कहेंगे, मोनोप्सोनी। ओके, नाम याद रखिएगा। कहीं भी कोई पूछे तो आप बता लीजिएगा कि ये क्या है, बायर्स मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब एक सेलर बहुत सारे बायर्स, लेकिन मोनोप्सोनी का मतलब एक बायर और बहुत सारे सेलर। इसका एग्जाम्पल आपको मैं दे के बताऊं तो शायद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और देखिएगा कि जैसे समझ लीजिए कि कोई कंपनी, मान लेता हूँ ये गूगल कंपनी है, ठीक है, गूगल कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां ले लीजिए, सिस्को ले लीजिए, ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं। तो ये क्या है, ये बायर है। ओके, इसे क्या कहेंगे हम, बायर है। और इनमें काम कौन करेगा, जो भी यहाँ पे इंजीनियर्स होंगे वो सारे काम करने वाले होंगे, ये क्या होंगे, सेलर्स होंगे। ये अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर होंगे इन सारी कंपनियों में। तो ये क्या होगा, बायर डिसाइड करेगा किसको कितना रुपए देना है। ओके, ये कोई एक इंजीनियर नहीं कहेगा कि नहीं भाई मैं तो 10 करोड़ का पैकेज चाहिए तभी मैं तुम्हारे यहाँ काम करूंगा, वरना मैं काम नहीं करने वाला। ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई तुम 10 करोड़ का पैकेज मांगोगे, तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, हो सकता है तुमको कोई पूछे भी नहीं। तो यहाँ पे मोनोपोली किसकी होती है, बायर की। जो यहाँ पे वस्तु को खरीद रहा होता है, किसी सर्विस को खरीद रहा होता है, उसकी मोनोपोली होती है। इसलिए क्या कहा जाएगा, इसे बायर्स मोनोपोली। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे मार्केट पढ़ा, कितने फॉर्म्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, मोनोपोली आता है एक टाइप होता है, ओलिगोपोली दूसरा टाइप है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट तीसरा टाइप, और मोनोप्सोनी ये इसका चौथा टाइप है। तो ये पूरा आपका मार्केट यहाँ से कवर हो जाता है। कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप पूरे एग्जाम्पल के साथ उसे बता पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, अर्थ। अब आप भी किसी को आसानी से समझाने में, सरल भाषा में आसानी से समझाने में सक्षम हो जाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को देखिएगा तो मेरे ख्याल से पूरा 100% क्लियर हो जाएगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस मैं और बनाऊं तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को और बताइए कि आपको क्या और चाहिए इकोनॉमिक में। तो अगर आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उन पर स्पेशल वीडियोस बना सकूं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस तरह की जो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है वीडियोस का तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।